हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का एमसीक्यू। और साइंस का एमसीक्यू जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेगा। और ये लगभग समझिए कि 70-80 एपिसोड और सीरीज़ में देखने को मिलेगा। और हम ये अगर बात करें तो अभी जो दरोगा का एग्ज़ाम देख रहे हैं या बीपीएससी का एग्ज़ाम देख रहे हैं, इसमें साइंस का जो वैल्यू है, इसका जो स्टैंडर्ड पूछने का है, अगर उसकी बात करें तो इसके बिना आपका रिजल्ट हो भी नहीं सकता है। बीपीएससी की बात करें तो 30 से 32-28 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह दरोगा में भी इस प्रश्नों का बहुत ही ज़्यादा, यानी कि साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। तो आइए हम लोग एमसीक्यू करते हैं और ये लगातार चलता अब रहेगा, क्योंकि साइंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर बैकग्राउंड बिहार के लड़के लोगों में साइंस बैकग्राउंड बहुत ही कम होता है, तो साइंस की भी हम बात करेंगे कि किस किताब को पढ़े ताकि आपका साइंस अच्छा हो जाए। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाएगा? आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो कॉपी कलम ले लीजिए और फटाफट 30 प्रश्न है, आप फटाफट इसको बना लेंगे। आपका अगर मूल्यांकन लगभग 22 से 25 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो मानिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन हमारा ए इसका सही जवाब होगा। इसका क्या हो जाएगा? ये जो गतिज ऊर्जा है ये बढ़ जाएगा। चलिए, क्या हो जाएगा? ये गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? दूसरा क्या कहता है? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर आपके पास कॉपी कलम है तो फटाफट लेकर के बैठिए, आपको भी मूल्यांकन करने में आसान होगा। अगर आप इसमें से कम 22 से 25 प्रश्न बनाते हैं तो आपको ये फील होगा कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये आपके सामने ऑप्शन है। 4 ऑप्शन की बात है यहाँ पे। वाष्पीकरण है, संगलन है, ऊर्ध्वपातन है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संगलन हो जाएगा। इसका बी आंसर हो जाता है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, साइंस के लिए अगर कम समय है तो सबसे बेस्ट, अगर किताबों की बात किया जाए तो आप चाहें तो लुसेंट का जो साइंस स्पेशल बुक आता है उसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए कम टाइम के लिए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नियॉन जो बल्ब है, नियॉन बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नियॉन बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ये हमारा तीसरा है। तीसरा का आंसर आप लोग फटाफट देख लीजिए। नियॉन बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नियॉन गैस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नियॉन गैस हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? किसके कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है? किसके कारण ही सूर्य और तारों में भी क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, ये आपके सामने है ऑप्शन प्लाज्मा, गैस, तापमान और दाब। अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल क्या है? गैसीय दाब के मात्रक क्या हैं? गैसीय दाब के मात्रक क्या है? क्या कहता है? गैसीय दाब के मात्रक क्या है? इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। एटमॉस्फेयर, पास्कल, केल्विन, घन मीटर। इसका आंसर हो जाएगा, अगर बात किया जाए तो देखिएगा, इसका आंसर 5 का ए हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक को क्या बोलते हैं? अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। परमाणुओं की नाभिक में पाए जाने वाले इस सापेक्षतया भारी एवं उदासीन कण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, परमाणुओं की नाभिक में पाए जाने वाले इस सापेक्षतया भारी एवं उदासीन कण को क्या कहते हैं? तो छठा का देखिए, छठा का आप फटाफट देखिए। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है। तो इसका क्या हो जाएगा? छठा का इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन आंसर हो जाएगा। छठा का क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने देखा था? 7 क्या कहता है? कहता है कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने देखा था?
इसका आंसर हो जाएगा सोडी द्वारा, सोडी द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोडी द्वारा। चलिए अगला अगला हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, ह्यू स्ट्रॉन्गमैन्स। चलिए, किसी बैटरी से दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एक बार और देखिए प्रश्न को। कहता है कि किसी बैटरी से दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरण करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? उपकरण क्या कहलाता है? तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का बी आंसर हो जाएगा, ओसिलेटर हो जाएगा आपका, ओसिलेटर। ठीक है, ओसिलेटर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं, श्यांता निकटतम रूप से संबंधित है किससे? श्यांता निकटतम रूप से संबंधित है किससे हो जाएगा? तो 9 का देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? घर्षण के साथ, या वेग के साथ, या घनत्व के साथ, या उपयुक्त में से सभी के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसके साथ? तो घर्षण के साथ। ठीक है, श्यांता निकटता किससे संबंधित है? तो घर्षण के साथ है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का उपयोग होता है किस रूप में? एक बार और देखिए आप लोग प्रश्न को। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का उपयोग होता है किसके रूप में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उर्वरक के रूप में होता है। उर्वरक के रूप में होता है। ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। और साइंस हम जितना भी करा रहे हैं अधिकतर आपको मतलब पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ये सब आप देखिएगा तो इस सब का एक ट्रेंड रहा है हमेशा पूछने का, क्योंकि कभी कभी चर्चा में भी कुछ ऐसा चीज़ देखा जाता है तो लग जाता है कि ये प्रश्न पूछने की संभावना है। और इस तरीके से अगर ये प्रश्न आपसे बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग देखिए ठीक से। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कवक को रंजित किया जाता है। कवक को क्या किया जाता है? रंजित किया जाता है। 11 नंबर सवाल है, कवक को रंजित किया जाता है किससे? कॉटन द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कॉटन द्वारा हो जाएगा, कॉटन के द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वनस्पति वृद्धि हार्मोन्स का पदार्थीय प्रकार को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले दर्शाया गया था किसको? 12 नंबर सवाल क्या है? कहता है कि वनस्पति वृद्धि हार्मोन को पदार्थ के रूप में को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो सबसे पहले की अगर बात कर दी जाए तो देखिए 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा बी, डार्विन के द्वारा। डार्विन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, डार्विन के द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कहता है कि केसर सूखे हुए स्टिग्मा एमेस्टाइल का शीर्ष है। क्या है? केसर सूखे हुए स्टिग्मा एमेस्टाइल का शीर्ष है। 13 क्या कहता है? तो देख लीजिए इसका आंसर देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और केसर की बात करें तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 नंबर का हो जाएगा आपका बी, क्रोकस सेटिवस का है। क्रोकस सेटिवस का शीर्ष इसका नाम कहा जाता है। केसर सूखे हुए स्टिग्मा एमेस्टाइल का शीर्ष है क्रोकस सेटिवस का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधों को निम्न तत्वों की ज़रूरत होती है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधों को निम्न तत्वों की ज़रूरत होती है। 14 नंबर सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आयरन एवं मैग्नीशियम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन एवं मैग्नीशियम का। आयरन एवं मैग्नीशियम का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि वह आवश्यक वसा अम्ल जो कि बहुत से प्रयोगात्मक पशुओं की खुराक होता है। वह आवश्यक वसा अम्ल जो कि बहुत से प्रयोगात्मक पशुओं की खुराक में शामिल होता है, ये कौन सा होगा? 15 का क्या हो जाएगा? तो 15 का देखिए, 15 का आपका हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा लिनोलिनिक अम्ल हो जाएगा। इसका नाम होता है लिनोलिनिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है कहाँ पे? पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है 16 नंबर क्या है? तो पदार्थ का अधिकतम घनत्व कहाँ पे होगा? ये होगा क्रिस्टल में। क्रिस्टल, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर हो जाएगा। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है क्रिस्टल में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है।
कहता है कि चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या जो है आधारित है किसके द्वारा? 17 क्या कहता है? 17 कहता है कि चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है किसके द्वारा? तो देख लीजिए 17 नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बर्नौली के प्रमेय के द्वारा। ठीक है, बर्नौली के प्रमेय के द्वारा इसका आंसर बी हो जाएगा, बर्नौली का प्रमेय के द्वारा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? किससे दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? ये क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए लैक्टोज का सर्वाधिक मात्रा किसके दूध में? गाय, भैंस, बकरी, माँ के दूध में। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बकरी, ए। बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लैक्टोज शक्कर के रूप में पाया जाता है। अब चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कहता है कि नेफ्थलीन अधिक घुलनशील होता है किसमें? नेफ्थलीन अधिक घुलनशील होता है किसमें होता है? तो इसका आंसर देखिए, आप लोग फटाफट बनाइए। H2SO4 है, बेंजीन है, लवण युक्त जल में है और सिर्फ जल में है। इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन, बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला जो सवाल है। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है? कहता है कि निम्न में से कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है? तो इसका आंसर देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। परमाणु बम हो जाएगा, हाइड्रोजन बम हो जाएगा, साधारण बम हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम होगा। इसका आंसर बी होता है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम हो जाएगा, इसका बी आंसर होगा। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या है? किसी बंदूक का प्रतिक्षेप एक उदाहरण है किसका? एक किसका बताइए? किसी बंदूक का प्रतिक्षेप एक उदाहरण है, किसका है उदाहरण? ऊर्जा संरक्षण का, या संहति संरक्षण का, या रैखिक संवेग संरक्षण का, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आंसर की बात किया जाए यहाँ पे तो सी आंसर हो जाएगा। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पे ही ये काम करता है। ठीक है, यानी कि बंदूक का जो प्रतिक्षेपण है उसका एक उदाहरण है संवेग संरक्षण का। चलिए अगला हम लोग सवाल पे ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला, किस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, नहीं उसका विनाश किया जा सकता है? ये 22 नंबर सवाल है आपका। और ये देख लिए, फिर से एक बार देखिए प्रश्न को। किस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और नहीं इसका विनाश किया जा सकता है? ठीक है, चलिए इसका हो जाएगा, इसका अगर बात करें तो 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियमों पे ही आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पे। ना ही इसका सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल है हम लोग का। किस वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है? 23 क्या कहता है? एक बार और देखिए, किस वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है? इसका अगर आंसर की बात कर दिया जाए 23 का, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, लाइवजीए हो जाएगा, लाइवजीए हो जाएगा, लाइवजीए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? परमाणु का सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? परमाणु का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? परमाणु का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये देखिए 24 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया था? इस सिद्धांत को दिया था डाल्टन ने। ठीक है, चलिए उसी तरीके से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? किसने कहा कि सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो वह सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं? किसने कहा कि सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो वो सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपको डाल्टन हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद देखिएगा, ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था पीसीएस, जो उत्तर प्रदेश का पीसीएस, इसमें पूछा गया है। कहता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में कुछ शोधकर्ताओं के अनुमान लगाया है कि वह गिर जाएगी। यह अनुमान कब तक लगा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि पीसा की जो मीनार है वो कुछ दिनों के बाद क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन ये अनुमान कब लगाया गया?
तो ये अनुमान की बात देखिए, यहाँ पे तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें सी हो जाएगा। 2030 से लेकर के 2050 के बीच में क्या हो जाएगा, इसकी संभावना है कि कहीं ये हो सकता है गिर जाएगा। ये 26 नंबर सवाल है, लगता है कि ये गिर जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो दोगुना हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो उस समय क्या प्रभाव डालेगा, ठीक है, या क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार और देखिए क्वेश्चन को। कहता है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो दोगुना हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो उस समय मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका 27 नंबर सवाल है। और 27 क्या कहता है। कहता है कि अभी जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अभी जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 28 है। कहता है प्रकृति में 4 प्रकार के बल हैं, इसमें सबसे क्षीण बल कौन सा है। सबसे क्षीण बल कौन सा है, ठीक है। एक बार और देखते हैं। प्रकृति में 4 प्रकार के बल हैं, इसमें सबसे क्षीण बल कौन सा है। क्षीण बल कौन सा है। 28 क्या कहता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुरुत्वीय बल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। कहता है कि लोलक की कालावधि निर्भर करती है किस पे। 29 की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लोलक की कालावधि निर्भर करती है किस पे निर्भर करती है। तो 29 का देखिए एक बार। 29 क्या कहता है। 29 सबको इससे बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। लोलक की कालावधि निर्भर करती है किस पे, तो लंबाई पे निर्भर करती है, ठीक है। ये आंसर आपका बी हो जाएगा, ये लंबाई पे निर्भर करती है। तो अंतिम हमारा जो सवाल है, अंतिम जो सवाल है हमारा, कहता है कि निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। 30 क्या कहता है। ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गामा हो जाएगा। गामा हो जाएगा, यानी कि गामा जो है विद्युत चुंबकीय किरण है। क्या है, विद्युत चुंबकीय किरण है। निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ये गामा किरण हो जाएगा। तो ये हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। तो 30 प्रश्नों का ही आपके पास एक सेट चलता रहेगा, और अगर आप इसे बनाएंगे और मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन अगर आप करते हैं 22 से 25 प्रश्न रहता है। अगर आपके मूल्यांकन में आप सही जवाब दिया तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, नहीं तो आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग फिर से दूसरे एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद आपको।